In this lecture, we will cover derivations and parse trees in relation to context-free grammars. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछली वीडियो में हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और एक डेफिनेशन को और थोड़ा वाजे कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि ये जो रूल्स हैं, प्रोडक्शन रूल्स 5 to 6 जो हैं वो आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये सारे के सारे 5 to 10 जो हैं वो आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे 1 to 10 जो हैं ये एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में आई आ रहा है और आई की डेफिनेशन यहाँ आ रही है। तो इस वजह से क्योंकि ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने के लिए लिखे गए हैं, तो वेरिएबल ई जो है एक्चुअली वो स्टार्ट सिंबल होगा, आई नहीं होगा। यानी कि वो वेरिएबल जो ग्रामर में यूज हो रहा हो पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है। आई जो है वो सिर्फ 5 to 6 प्रोडक्शन रूल्स को डिफाइन करने के लिए है, जबकि ई को डिफाइन किया जा रहा है ये सारे के सारे 1 to 10 रूल्स को यूज करके। दूसरी बात जो हमने बात की थी वो टर्मिनल्स की थी, और उसको हमने पहले लेक्चर में तो काफी डिटेल में डिफाइन किया था, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने जो कि दूसरा लेक्चर था, सही तरह डिफाइन नहीं किया। और हमने कहा कि टर्मिनल्स नॉन वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स नहीं है वो टर्मिनल्स हैं। बेसिकली हम फाइनाइट ऑटोमेटा में जिसको सिंबल की टर्म यूज करते हुए आए हैं उसको यहाँ पे हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ सिंबल्स इज द टर्मिनल, ठीक है, या सेट ऑफ टर्मिनल्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली सिंबल्स वो हैं या टर्मिनल्स वो हैं जिनको यूज करके हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं उस लैंग्वेज के लिए जिस लैंग्वेज को हमने यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में जब हमें यह मालूम करना होता था कि कोई स्ट्रिंग लैंग्वेज में है या नहीं है, तो हम उस फाइनाइट ऑटोमेटा में उस स्ट्रिंग को एज एन इनपुट पास कर देते थे और हम ये देखते थे कि अच्छा मशीन जब रन हो रही है और पूरा स्ट्रिंग रीड कर लेने के बाद मशीन कौन सी स्टेट में एंड अप कर रही है। अगर वो एक्सेप्टिंग स्टेट है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में मौजूद है, और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है, अगर वो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ये मालूम करने के लिए कि स्ट्रिंग लैंग्वेज में है या नहीं है, डेरिवेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये डिड्यूस करना चाह रहे हैं कि एक सर्टेन स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज में मौजूद है या नहीं है, तो दो तरह की अप्रोचेस हैं। एक कहलाती है रिकर्सिव इन्फरेंस और एक कहलाती है डेरिवेशन। तो रिकर्सिव इन्फरेंस जो है वो ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो हम इस कोर्स में जो है डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं और हम डेरिवेशन को समझते हैं और उसकी एग्जांपल कवर करते हैं। We will look at one of the examples of derivations in which we will use expression a multiplied by a plus b00 as a whole. यानी कि दो आइडेंटिफायर्स हैं a और b00, इनको पहले यहाँ पे ऐड किया जा रहा है और पैरेंथेसिस में ऐड होने के बाद जब ये इवैल्यूएट होंगे तो उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा a के साथ। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन उस लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं जिसके जरिए हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ये हमने ग्रामर यहाँ पे राइट पे रिप्रेजेंट कर ली है और हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है उस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो उसका तरीका यह है कि हम कोशिश करते हैं इसको ड्राइव करने की इन प्रोडक्शन रूल्स को यूज करते हुए। अगर हम इस स्ट्रिंग को ड्राइव करवा सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो है वो उस लैंग्वेज में मौजूद है जिसको हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशन हो सकती है इसकी एग्जाम्पल, तो हम ये देख रहे हैं कि इसके हायर लेवल पे दो पार्ट्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशंस हैं। a इटसेल्फ एक्सप्रेशन है और यहाँ पैरेंथेसिस में a प्लस b00 एज अ होल एक एक्सप्रेशन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो। तो अगर हम इसको कंपेयर करें सारे प्रोडक्शन रूल्स में तो हम देखने की कोशिश करें कि ये कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये रूल नंबर 3 जो है इसमें हमें दो एक्सप्रेशंस जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर हम ये कह रहे हैं कि दैट कैन बी एन एक्सप्रेशन, ठीक है। एन एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ
टू एक्सप्रेशंस, तो यहां पे हम देख रहे हैं यही हो रहा है, तो इसको हम डेरिवेशन के फॉर्म में फिर लिख लेते हैं। तो यहां हमने इसको लिख लिया, हमने कहा E ड्राइव्स E मल्टीप्लाई बाय E। जब हम डेरिवेशन लिखते हैं तो ये जो एरो है ये डिफरेंट तरह का एरो है, जब हम प्रोडक्शन रूल लिखते हैं तो ये डिफरेंट तरह का एरो है, ठीक है। तो यहां हमें पता लग रहा है कि ये एक प्रोडक्शन रूल है, और यहां हमें पता लग रहा है कि ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दिस एरो एंड दैट एरो, ठीक है। आपने ये गलत वाला एरो नहीं यूज करना, सही एरो यूज करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन है और ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये बाय इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये असल में क्या चीज है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन के लेफ्ट पर ये आइडेंटिफायर है, ठीक है, और इसको हमने इस ई से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम सेफली कह सकते हैं कि हम इस प्रोडक्शन रूल यानी कि प्रोडक्शन रूल नंबर 1 के हिसाब से इस एक्सप्रेशन से आई ड्राइव करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चल के इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, इस पहली ई की जगह हम प्रोडक्शन रूल 1 यूज करके आई लिख सकते हैं, और क्योंकि एक प्रोडक्शन रूल हमें ये बता रहा है कि आई से हम ए को ड्राइव करवा सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस आई की जगह हम ए लिख दें तो स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट जो है वो ड्राइव हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। अभी हमने राइट वाले साइड को टच नहीं किया, तो ये हमारा शुरू का पार्ट जो है वो ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इस पूरी चीज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पेरेंथेसिस है और उसके अंदर एक एक्सप्रेशन मौजूद है, यानी कि रूल नंबर 5 को यूज किया जा सकता है और इसको फर्दर इस बार इस ई को फर्दर जो है वो ड्राइव करवाया जा सकता है। इस ई से इस राइट साइड वाले पार्ट को, जिसको हम बॉडी कहते हैं, इसको ड्राइव करवाया जा सकता है। तो अब हम यहां ये लिख सकते हैं, यानी कि हमने ए मल्टीप्लाई वाला पार्ट वैसे ही रहने दिया और इस ई की जगह हमने कहा कि इस प्रोडक्शन रूल नंबर 4 के हिसाब से वी कैन ड्राइव ओपन पैरेंथेसिस ई क्लोज पैरेंथेसिस फ्रॉम ई यूजिंग दिस प्रोडक्शन रूल। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेंथेसिस के अंदर a प्लस बी 0 0 जो है ये एक्चुअली दो एक्सप्रेशंस ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो हम यहां से इस ई की जगह इस रूल को यूज कर लेते हैं कि ई से हम दो एक्सप्रेशंस को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ई से हम ड्राइव करवा सकते हैं दो एक्सप्रेशंस का ऐड होना, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने फर्दर इसको ड्राइव करवा लिया, यहां से ए मल्टीप्लिकेशन वाला साइन उसी तरह लिख लिया, पैरेंथेसिस उसी तरह लिख लिया, और ये जो बीच वाला ई है इसकी जगह हमने जो है वो ई प्लस ई लिख लिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन रूल नंबर 2। नेक्स्ट वी कैन से कि ये जो लेफ्ट वाला ई है यहां पे हमें ए नजर आ रहा है, तो ए इज एक्चुअली एन आइडेंटिफायर, सो वी कैन ड्राइव आई आउट ऑफ दिस ई यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 1 एंड रिप्लेस आई विथ ई, ठीक है, ताकि हम फर्दर इसको ड्राइव करवा सकें। तो हमने ई की जगह आई लिखा और फिर आई से हमने ए को ड्राइव करवा लिया, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 5। तो अब हमारी जो डेरिवेशन है वो यहां तक आ गई। अब ये सिर्फ B00 वाला पार्ट रह गया। तो क्योंकि ये B00 एक आइडेंटिफायर है तो हम ई की जगह आई लिख सकते हैं प्रोडक्शन रूल नंबर 1 यूज करके। तो हमने इस ई की जगह आई लिख लिया। अब इस आई से हमने B00 जनरेट करवाना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें कौन से रूल्स हैं जिनसे हम B00 जनरेट करवा सकते हैं, तो हमें यहाँ पे रूल नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरह समझ में आ रहा है कि आइडेंटिफायर के राइट साइड पे 0 आ रहा है, तो क्यों ना हम इस आई की जगह I0 लिख लें ताकि हम इस स्ट्रिंग को इवेंचुअली जनरेट करवा सकें, यानी कि इस आइडेंटिफायर को इवेंचुअली जनरेट करवा सकें। तो हमने इस I की जगह I00 लिख लिया, ठीक है। अब B0 वाला पार्ट जनरेट करवाना है, ठीक है। तो अगेन राइट साइड पे 0 आ रहा है,
तो इस I की जगह हम जो है अगेन प्रोडक्शन रूल नंबर 9 यूज करके I0 जनरेट करवा लेते हैं। तो हमने इस I की जगह I0 लिख लिया। ये राइट वाला 0 उसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है, और जो लेफ्ट पे I है, इस I की जगह I0 लिख लिया बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन रूल नंबर 9, ठीक है। फ्रॉम I वी कैन जनरेट I0। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये है कि इस I की जगह B को लिखना। तो ये भी रूल हमारे पास मौजूद है। रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि वी कैन जनरेट B आउट ऑफ वेरिएबल I। तो अब हम इस I की जगह B लिख लें तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। So this is how we were able to generate this string, ठीक है, using derivation from this context free grammar। तो ये जो स्ट्रिंग है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग द अप्रोच ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आपने गौर किया होगा कि जब भी हमने इस डेरिवेशन में कोई स्टेप लिया है तो हमने एक वक्त में एक वेरिएबल को ही ड्राइव करवाया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने लेफ्ट वाले वेरिएबल को हमेशा ड्राइव करवाया। तो जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल था उसी को हमने ड्राइव करवाया। यहाँ हमने इस लेफ्ट वाले ई को, इधर लेफ्ट वाले आई को, इस तरह हम कंटिन्यू करते रहे। तो हमने जिस डेरिवेशन को यूज किया वो कहलाती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हम इस एरो के नीचे LM लिख देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम जो डेरिवेशन यूज कर रहे हैं वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं। तो हमने किया ये कि हर स्टेप पे जहां हमने एरो लगाई थी वहां हमने उसके नीचे LM लिख दिया, ठीक है, और हर स्टेप पे हमने लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को ही ड्राइव किया है, ठीक है। तो ये वही डेरिवेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ रखी हुई थी, बस हमने इसमें ये एडिशन कर दिया कि यहाँ पे LM लिख दिया। तो इसको देख के हमें पता लग रहा है कि ये हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को फॉलो किया है, ठीक है। इसको हम समराइज करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं, इस एरो के ऊपर स्टार लगा दें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वी कैन ड्राइव दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच इज ऑन द राइट साइड out of variable E using this context free grammar using leftmost derivation in several steps। तो ये स्टार यहाँ पे several steps को represent कर रहा है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि सेकेंड स्टेप में E मल्टीप्लाई बाय E है तो हम ये भी कह सकते हैं कि E मल्टीप्लाई बाय E से हम several steps में leftmost derivation यूज करके इस पर्टिकुलर स्टेप को ड्राइव करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ड्राइव द सेम स्ट्रिंग यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। वही ग्रामर है, वही प्रोडक्शन रूल्स हैं, हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के बजाय राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज किया। तो इस केस में हमने किया ये कि जो राइट पे जो वेरिएबल था उसको ड्राइव करवाया, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में जो है वो राइट साइड पे, मल्टीप्लिकेशन के राइट साइड पे पैरेंथेसिस आ रहे हैं, तो हमने प्रोडक्शन रूल वो वाला यूज किया जिसमें पैरेंथेसिस आ रहे हैं, ठीक है। फिर अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं अभी भी, तो हमने इनमें से राइट मोस्ट को ड्राइव करवाया। हमने कहा कि अच्छा अंदर पैरेंथेसिस के दो एक्सप्रेशंस ऐड हो रही हैं, तो ऐड होने वाला रूल यूज किया नंबर 2। तो हमने इस ई की जगह E प्लस E लिख लिया। अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। अब हम क्योंकि राइट मोस्ट यूज कर रहे हैं तो हम ना बीच वाले को यूज करेंगे ना लेफ्ट वाले को ड्राइव करेंगे, बल्कि राइट मोस्ट को ड्राइव करेंगे। तो इस E की जगह हमने I लिखा क्योंकि हम इवेंचुअली B00 को जनरेट करवाना चाहते हैं। फिर हमने इस I को फर्दर ड्राइव करवाया और हमने इसको I0 में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको फर्दर ड्राइव करवाया I00 में और इवेंचुअली B00 में, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा ड्राइव हो गया ये वाला पार्ट, तो फिर अब हमारे पास जो राइट मोस्ट वेरिएबल बचा है वो E बचा है ये वाला, ठीक है। तो इसको फिर हमने ड्राइव करवाया, इससे ड्राइव करवाया I और फिर A। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया और यही राइट मोस्ट है, तो फिर हमने इससे I ड्राइव करवाया और फिर A ड्राइव करवाया और इवेंचुअली इस तरह हमने इस पूरे स्ट्रिंग को जनरेट करवा लिया, जिसको हम
समराइज करके इस तरह लिख सकते हैं कि E drives using rightmost derivation in several steps this particular string। तो ये हमारा डेरिवेशन का लेक्चर जो है, यहाँ पे हमारी क्लिप खत्म हो गई और हम अगली क्लिप में पार्स ट्रीज के बारे में बात करेंगे।